जी, हमारा सवाल है नेक्स्ट। द एजुकेटर फर्स्ट स्टेप इन करिकुलम डेवलपमेंट शुड बी। जब आप करिकुलम डेवलप कर रहे होते हैं तो पहला स्टेप क्या होता है? नीड असेसमेंट। आप ये देखते हैं कि नीड क्या, ये असेसमेंट, नीड असेसमेंट यानी ये ऐसा करने की जरूरत क्यों पेश आई है। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एम, आप एम देखेंगे, पहले एम डेवलप करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ गोल, आप गोल डेवलप करेंगे। एनालिसिस ऑफ कंटेंट टू टीच। अब यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा माइनस करता हूँ हर चीज को। पहली चीज मैं उड़ाता हूँ जी, एनालिसिस ऑफ कंटेंट टू टीच। ये तो करिकुलम यानी बन जाए और बाद में हम करते हैं, ये चीज उड़ा दो। डेवलपमेंट ऑफ गोल, करिकुलम को हम ब्रॉडर सेंस में देखते हैं, गोल लेवल पे नहीं देखते हैं। बड़े में 10 साल की प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो ये भी नहीं हो गया। फिर आगे डेवलपमेंट ऑफ एम। हाँ, एम का पता होना चाहिए, लेकिन एम से पहले हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि नीड क्यों आई मुझे इस काम को करने के लिए। करिकुलम डेवलपमेंट करने की यानी क्या चीज थी कि मेरा करिकुलम कहाँ लैग कर रहा था, कि जिसकी बुनियाद पे मैंने एम डिसाइड करने थे कि ये करिकुलम को जो है वो इस एम के मुताबिक बदला जाए। तो करिकुलम जो का डेवलपमेंट के अंदर पहला स्टेप ये होगा कि नीड से, इस काम की जरूरत क्यों पेश आई है, इस काम की जरूरत क्यों पेश आई है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो ये दूसरा है ना, डेवलपमेंट ऑफ एम, एम इसके अंदर बाद के अंदर आएगा। ठीक है, यानी कि हम करिकुलम बनाने में पहले देखेंगे जरूरत क्यों है, फिर उसके बाद हम अपने डिसाइड करेंगे कि हमारे एम्स क्या होंगे, हमारे गोल्स ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। तो इसका आंसर नीड असेसमेंट है। व्हाट आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशन प्रोसेस? एजुकेशन के तीन कंपोनेंट कौन सी हैं? मैं थोड़ा सा पंखा चला लूं, मुझे ना गर्मी लग रही है। अच्छा, तो हमारे पास तीन कंपोनेंट में डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन एंड स्किल, टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस, टीचिंग स्टूडेंट एजुकेशन। आसान सा सवाल है कि लर्निंग के अंदर हमारे तीन लोग, एजुकेट, टीचर, स्टूडेंट और एजुकेटेड। उस्ताद होगा, बच्चों को पढ़ाएगा, और क्या पढ़ाए, एजुकेशन होगी वो। ठीक है, ये बना। वैसे अगर साइकोलॉजी की कहीं टर्म होती तो हम कहते हैं लर्नर, लर्निंग प्रोसेस एंड लर्निंग सिचुएशन। ठीक है, अगर ये यही बात साइकोलॉजी के अंदर पूछी जा रही होती तो हम क्या कहते हैं, लर्निंग, लर्नर, लर्निंग प्रोसेस एंड लर्निंग सिचुएशन। ये बात हम वहां पे कर रहे होते हैं। ओके। फॉर्मल एजुकेशन इज टेकन फ्रॉम फॉलोइंग। ये फॉर्मल एजुकेशन कहाँ से हम लेते हैं? फैमिली से लेते हैं, कम्युनिटी से लेते हैं, सोसाइटी से लेते हैं, या इंस्टीट्यूशन से लेते हैं? तो फॉर्मल एजुकेशन प्रॉपर किसी इदारे से होती है। जो फैमिली, कम्युनिटी, सोसाइटी तो इनफॉर्मल के अंदर आती हैं ये वाली। तो जो किसी इदारे से हो जहाँ प्रॉपर टाइम को फॉलो करना पड़ता है, यूनिफॉर्म होता है, रिजिड रूल्स होते हैं, आना जाना प्रॉपर, एक पेपर होता है, उसका आउटकम होता है, उसका फाइनल रिजल्ट होता है, फेल पास का कंसेप्ट होता है, तो ये इंस्टीट्यूशन होते हैं। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग कंटिन्यूअस स्टिल। जो एजुकेशन का प्रोसेस है, लर्निंग का प्रोसेस है, कंटिन्यू चलता रहता है। कहाँ तक? ये चलता रहता है डेथ तक, यानी जिंदगी में सीखने का अमल कभी भी नहीं रुकता। और मेरी बच्चों, आपको नसीहत है कि हमेशा अपना लर्निंग का प्याला खाली रखा करें, लोगों की बातों को गौर से सुना करें। निकम्मे भी हो ना, उनकी बात भी गौर से सुना करें, कुछ ना कुछ काम का मिल जाएगा। और कभी कहीं पे ये ना समझें, उतराना नहीं अपने नॉलेज के ऊपर, और ये नहीं समझना कि आपने सब कुछ सीख लिया है। जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि मुझे ये चीज़ आती है और मैंने सीख लिया है, आपकी लर्निंग को जवाल आना शुरू हो जाएगा। तो ये सीखने का अमल डेथ तक जारी रहता है, और हम हर रोज आए रोज अपने आप को बेहतर करते हैं। हमें अपने गुजरे कल से अपना आज जो है वो बेहतर करना है। The temporary pattern of behavior that catches people attention is, वो टेम्परेरी पैटर्न, ये हमारी शख्सियत के वो टेम्परेरी चीजें जिनके जरिए हम लोगों की अटेंशन को लेते हैं, वो क्या होती हैं? वो पैनिक है, यानी क्या हम यकदम डर जाते हैं, खौफ आता है और इससे लोगों की अटेंशन आती है? नो, ये तो बिल्कुल ही इररेलेवेंट चीज है। यानी पैनिक के अंदर तो हम अटेंशन, यानी मैं पैनिक हो गया हूँ, आई एम पैनिक, और इसमें मुझे क्या अटेंशन मिल रही है, तो परेशानी का आलम है, खौफ का आलम है, ये याद रहने वाली चीज नहीं है। ट्रेंड, क्या यकदम ट्रेंड्स जो है, ये ट्रेंड्स आपको, तो आपको थोड़ा लोग के अटेंशन लेते हैं आप ट्रेंड से, फैशन से। फैशन से इस सेंस में होता है कि जहाँ आपके कपड़े, क्लॉथ वगैरह, आपकी कटिंग हो गई, आपका कोई ऐसी वो सेटिंग वगैरह हो गई, तो वो हम फैशन
के अंदर ले रहे होते हैं, आपके सॉक्स, शूज, इस तरह की टाई, जो भी कोट, ये फैशन में आते हैं। ये ज्यादा नोट नहीं की जाती, फैशन ज्यादा नोट नहीं किया जाता कि जो फौरी आपकी अटेंशन ले ले इस तरह और आप बड़े ही छा जाएं। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। कुछ दिनों पहले आपने उसमें एक चाय वाला था लड़का जिसकी आंखें बड़ी जबरदस्त थी और चाय बनाता था, और फिर उसको यकदम मीडिया इंडस्ट्री ने और कुछ लोगों ने कैप्चर किया और कहा, या वो लड़कियां थी, याद होगा आपको, जो कहती थी कि ये मैं हूँ, ये मेरी फ्रेंड है और ये हम पार्टी कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, कहते थे ना ऐसे। हाँ, अरशद देख लें। आज इस तरह के ऐसे लोग जो जल्द उभरते हैं और फौरी तौर पे ये मर जाते हैं, यानी इनका एक दफा बूम आता है, यानी इनका बूम आता है, जैसे हमारे यहाँ, अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह ताला सबकी इज्जतें महफूज रखे, ये पार्टी हो, तो वो अब लोगों की वीडियोस लीक हो जाती हैं। अब वो वीडियो लीक हुई, यकदम सोशल मीडिया पे एक बड़ा तमाशा लग गया, आपने फलां की वीडियो देखी है, उसकी वीडियो रिलीज हुई है, फलां हुआ। अब ये वक्ती तौर पे एक हाइप मिलती है, लोगों की अटेंशन। कुछ लोग खुद से चवले मारते हैं, खुद खुद से चवले मारते हैं फेमस होने के लिए, ऐसे चवले मारते हैं कि वो उससे मशहूर होना चाहते हैं। अब ये चीजें जो वक्ती तौर पे एक लोग की अटेंशन को ग्रैब कर लेती हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये खत्म हो जाता है, इसी टेम्परेरी है, पैटर्न है। कुछ टाइम के बाद इनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। जैसे वो अब अरशद रो रहा है क्योंकि उस वक्त मसाइल पूरे पाकिस्तान में ऐसे था जैसे किसी ने ना हिजड़ों को बच्चा मिल गया हो। यानी अरशद ठीक है, उसकी मेहनत है, अल्लाह उसको उसने 35 साल बाद पाकिस्तान गोल्ड मेडलिस्ट लेके आया है। गोल्ड मेडलिस्ट यानी वो गोल्ड क्या है उनको, वो लेके आया। तो अब जो है ना, उसको इतना उठाया कि जैसे वो कहते हैं कि हिजड़े में बाल गए चमचम मार छोड़े आई। अब ऐसे हमने पूरे मुल्क में, अब वो कहता फिर रहा है कि मुझे जो मेरे इनामात है ना, ये बहुत से लोगों ने वादा किया, अभी तक दिए कोई नहीं है। बस उसकी हाइप खत्म हो गई, अब मीडिया पे कहीं उसका नाम नहीं आएगा और वो अपनी एक जिंदगी सुकून से गुजारेगा जब तक कि कोई नया नहीं करता। तो ये हमारे जैसे गरीब मुल्कों के अंदर तवज्जो हटाने के लिए सारे काम किए जाते हैं। तो खैर, इसको फैड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैड बोलते हैं। इसी से एक ये लफ्ज निकला है, ट्रेंड से निकला है। किससे निकला है? ट्रेंड से निकला है। ट्रेंड थोड़ा देर पा होता है, ट्रेंड थोड़ा देर पा होता है, थोड़ा ज्यादा टाइम चलता है। जो बहुत शार्ट चलता है ना, वो फैड होता है। क्या होता है? फैड होता है। बात की सबको समझ आ गई है? जाग रहे हैं? ठीक है, जागते रहिएगा। ये मैंने सब टर्म्स के बारे में ना वजाहत भी कर दी है। इन अर्ली चाइल्डहुड, फैमिली मेंबर आर जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ, जो अर्ली चाइल्डहुड है ना, इसके अंदर फैमिली जो मेंबर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। किस चीज? प्राइमरी सोशलाइजेशन से मुराद आता है हमारे, मेरी अटैचमेंट सबसे पहले मेरी अम्मी के साथ होती है, अब्बू के साथ होती है, भाई बहन के साथ होती है, दादा दादी फैमिली के मेंबर के साथ होती है। तो ये प्राइमरी रिलेशंस है मेरे, ठीक है। तो ये प्राइमरी सोशलाइजेशन होगी, ठीक है। सेकेंडरी होता है जो हमारे उस्ताद, मोहल्लेदार, नेबर, इस तरह की चीजें सेकेंडरी के अंदर आती हैं। कल्चर, मोहल्ले वाले अडल्ट दोस्तों के साथ जो अपने जैसे होते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ मैन मेड नेचुरल एंड मैन मेड इन्वायरमेंट इज, एक आदमी वो अपने जो खुद बनाया हुआ इन्वायरमेंट है वो, और जो खुदा का बनाया हुआ इन्वायरमेंट है उनके अंदर एडजस्ट होता है, उससे आप क्या कहेंगे? अपना, यानी एक बंदा एडजस्ट हो जाता है, एक सिफ्त है उसकी, हर कहीं एडजस्ट हो जाता है। देखिए मैडम दानिया साहबा, अजमिलेशन अकोमोडेशन दोनों टर्म्स हैं। अगर हम अजमिलेशन की बात कर रहे होते हैं, एक ऐसी चीज के साथ एडजस्ट होना जो हमारे लिए एक यूज टू है, यानी हम उसको जानते हैं, उस चीज में पहले एडजस्ट हुए हुए हैं, तो फिर वहां पे कोई मसला कोई नहीं है हमारे लिए। लेकिन जहां हमारे पास नई चीजें भी आ रही हों, पुरानी चीजें भी हों, वहां एडजस्ट करेंगे तो वो अकोमोडेशन होगा, ठीक है। अकोमोडेशन बोलते हैं इसको, एडजस्टमेंट। ये कॉपरेशन और चीज है, ऑपरेशन तो होता है एक अच्छा सलूक होना। सब ऑर्डिनेशन तो होता है कि ऑर्डिनेट, यानी जैसे दोस्त अहबाब होते हैं, ये मेरे सब ऑर्डिनेट मेरे नीचे काम कर रहा है, हम वो बात तो नहीं कर रहे हैं। बड़ा आसान सा सवाल है कि अब जहाँ हम मैन मेड, यानी इससे मुराद देखें मैन मेड और नेचुरल। अब बहुत सी चीजें इसमें ऐसी होंगी जिनको मैं जानता हूँ और जिनको नहीं आता, यानी बहुत सी चीजें नई होंगी, बहुत सी चीजें पुरानी होंगी। तो जब नई चीजों के साथ भी एडजस्टमेंट कर रहा होता हूँ तो अकोमोडेशन बोलती, ठीक है, इसका आंसर अकोमोडेशन है। कॉपरेशन और सबऑर्डिनेशन तो बिल्कुल इररेलीवेंट चीजें हैं। और अगर यहाँ पे कहीं मेंशन होता कि वो ऑलरेडी नोन या एडजस्ट इनटू एग्जिस्टिंग थिंग, इस तरह की कोई बात करते, तो फिर हम अजमिलेशन के अंदर आते। ओके।
चलूं आगे। ओके। पर्सनैलिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ, जो आपकी पर्सनैलिटी है ये किस चीज का प्रोडक्ट है? सोशलाइजेशन का, आइडियोलॉजी का, हेरिडिटी का, इंटरेक्शन का। आपकी शख्सियत इज द प्रोडक्ट ऑफ, जी, आपकी शख्सियत इज द प्रोडक्ट ऑफ। देखिए जो मेरी पर्सनैलिटी है ना, मेरी शख्सियत है, पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं हम जो है वो हेरिडिटी के साथ में प्रोडक्ट ऑफ, यानी प्रोडक्ट हूँ मैं अपने वालदेन की प्रोडक्ट। और मेरी शख्सियत यानी मेरे रंग, बालों का रंग सुर्ख है, मेरा कद 5 फुट 2 इंच 4 इंच है। अब ये चीजें जो मेरी शख्सियत के अंदर, ये कहीं ना कहीं मेरी हेरिडिटी के साथ काउंट होंगी। ठीक है, तो इसको पर्सनैलिटी एज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी हम ज्यादा काउंट करते हैं। और सोशलाइजेशन जो है वो इन्वायरमेंट से होती है, नो डाउट। आइडियोलॉजी वो अलग से मजहब है, ये नहीं होगा। ठीक है, पर्सनैलिटी जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो विरासत का, हेरिडिटी का प्रोडक्ट होता है। A leader guides the collective behavior of individual in, एक लीडर है और वो लोगों को गाइड करता है, कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, कि हर एक को बिहेवियर को मोल्ड करने में। तो कहाँ पे करेगा? लीडर के पास क्या होता है? क्राउड होता है, मोब होता है, रियोट्स। रियोट्स तो वो लोग होते हैं जो बगावत करते हैं। मास हिस्टेरिया ये भी मतलब इस तरह है कि वो लोग जो मास पब्लिक जो बड़ी जल्दी में इस तरह करके होते हैं। तो टीचर वो उनको कलेक्टिव बिहेवियर नहीं, इसके आंसर ना ये जो ना मोब और बिहेवियर दोनों ठीक है, लेकिन ज्यादा जो आपने लगाना है ना वो मोब क्राउड लगाना। मोब के अंदर भी होता है कि जो लोग ना बड़े बिखरे हुए होते हैं। मोब यानी जिनकी कोई क्यादत नहीं होती, जिनकी कोई लीडरशिप नहीं होती। मोब ऐसे होते हैं ना, कहते हैं वहां पे एक लोगों का जत्था था, मॉब था। मॉब ऑफ हाउ कैन यू हैंडल द मॉब ऑफ पीपल, उनके लोगों को कैसे आप हैंडल करते हैं? अब मॉब होता है समटाइम बहुत बिखरे हुए, और उसको जिसको आप कह सकते हैं कि यानी ऐसे। तो मॉब को ना हम थोड़ा सा इसका ये दोनों आंसर भरा, ये मॉब और क्राउड दोनों आती हैं, लेकिन क्राउड का लफ्ज कहीं, मॉब का लफ्ज क्राउड से निकला है। तो क्राउड भी कहते हैं जहाँ बहुत से लोग होते हैं और उनके बिहेवियर को टीच करने के लिए, कलेक्टिव बिहेवियर को बदलने के लिए लीडर उनके स्पीच करता है। तो ये क्राउड जो है ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। और मॉब भी ठीक है, मैं बता रहा हूँ, सॉरी हिस्टेरिया ठीक नहीं है। मैंने शायद इसकी हाँ ये वजाहत कर दी है मैंने। इधर आप इन सब की तारीफ पढ़ लीजिएगा, क्राउड क्या है, मॉब क्या है, रियोट्स मस्ट स्टे क्या है। तो आपको फिर थोड़ी सी आपकी परसेप्शन डेवलप हो जाएगी कि कौन सा जो है वो ज्यादा बेहतर यहाँ पे आंसर रहेगा। ठीक है। सोशल नॉर्म्स आर स्टैंडर्ड ऑफ, जो सोशल नॉर्म्स हैं ये स्टैंडर्ड हैं, किस चीज के स्टैंडर्ड हैं? गुड एंड बैड, कस्टम, हैबिट्स एंड कल्चर। जो ये सोशल नॉर्म्स है ये बेसिकली हम कल्चर से ले रहे होते हैं। ठीक है, सोशल सोसाइटी के नॉर्म्स बनते हैं। वैसे तो बातें सारी ठीक हैं, अब सोशल नॉर्म्स के अंदर अच्छी बातें भी होती हैं, गुड और बैड दोनों होते हैं। ठीक है, कस्टमर रिवायात भी होती हैं, हैबिट्स भी होता है। लेकिन ये कहाँ से, कौन स्टैंडर्ड क्या है? ये कल्चर से हम लेते हैं। ठीक है, आज स्टैंडर्ड ऑफ कल्चर, कल्चर सोशल नॉर्म्स किसी कल्चर के होते हैं, सोशल नॉर्म्स किसी कल्चर के होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सोसाइटी, कौन सी चीज है जो सोसाइटी को बिल्डिंग ब्लॉक है? जी, इंस्टीट्यूशन, इदारे, मिल के सोसाइटी बनाते हैं। स्टेटस एंड रूल्स, वहाँ के लोगों का स्टेटस और जो रूल्स हैं जो वहाँ पे बने हुए, वो एक सोसाइटी बनाते हैं। ग्रुप्स जो मुख्तलिफ होते हैं वो मिलके एक सोसाइटी बनाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ दीज है, कि सोसाइटी तो मुख्तलिफ चीजों का कम्बिनेशन से बनती है। हाँ, इसका एक आंसर ये भी, अगर ऑल ऑफ दीज ना होता, अगर ऑल ऑफ दीज ना होता या यहाँ ना, तो फिर हम ग्रुप्स लगाते हैं। कि पहली चीज तो ये ना, लोग होंगे ना तो बनेगा, यानी इस बुलाक ऑफ सोसाइटी लोग होंगे तो ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं, ग्रुप्स ऑफ पीपल, वो एक सोसाइटी का बुलाक्स बनाते हैं। और फिर उसके अंदर जब इदारे बनते हैं, जब कल्चर बनता है, उसके अंदर वहाँ के इंस्टीट्यूशंस का भी किरदार होता है, वहाँ के स्टेटस जो होते हैं वो भी, वहाँ के रूल्स का भी किरदार होता है। तो सभी चीजें आती हैं। लेकिन अगर ये ऐसा कुछ होता कि मुझे ऑल ऑफ दिस ना होता तो मैं ग्रुप्स लगाता, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? ग्रुप्स है। ओके। पुशिंग स्टॉप बस इज, एक बस खड़ी है हमारे मोहल्ले के अंदर ना, तो उसको मैं ना पुश करता हूँ कि रुक जाओ, यानी चल रही है जो भी, मैं उसको पुश करता हूँ रुक जाओ। ये एक ये क्या चीज है?
सोशलाइजेशन है, सोशल इंटरेक्शन है, सोशल एक्शन है, या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है। देखिए हम सब लोग एक एक्शन कर रहे हैं, बस को रोक रहे हैं, उनको बस को रोक रहे हैं, एक सोशल एक्शन है, यानी कि वहां सोसाइटी को मद्देनजर रखते हुए लोगों की फलाह के लिए हमको ऐसा तरीका, तो इस सोशल एक्शन के अंदर आएगा। ठीक है। The researcher needs to clearly identify the aims of study. रिसर्चर जो है उसको चाहिए कि वो क्लियरली आइडेंटिफाई करे कि स्टडी का एम क्या है, यानी कि क्या द क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, वो सवालात जो उसने जवाब देने हैं, पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, जो यानी अब सारी इसमें बातें कर रहा है कि भाई एक तो वो देखिए एम क्या है, फिर वो देखिए कि मुझे मुझे किन सवालों का जवाब देना है, मेरा इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, पॉपुलेशन कौन सी है, इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करनी है, फिर इनको कैसे डिसाइड करना है क्या चीज होगी। तो ये देखें, डिजाइन एंड मेथड ठीक आंसर है मैडम, मैं फास्ट जबरदस्त बता रही हैं। देखिए जिस डिजाइन जहाँ पे हम ये देख रहे हो कि मेरे रिसर्च का डिजाइन क्या है, कौन सी पॉपुलेशन है, डाटा लेना कैसे है, फिर फिजिबिलिटी कैसी होगी, कैसे मैं इनको, अभी सारी चीजें हम डिजाइन भी देख रहे हैं और फिर मेथड भी देख रहे हैं। आगे है पर्पस एंड अजम्पशन। पर्पस तो क्या है, अजम्पशन क्या है, हम कोई अज्यूम कर रहे हैं चीजें, हम जहां तक हम एक मेथोडोलॉजी दे रहे हैं। डिजाइन, अजम्पशन, पर्पस, ये सारे थोड़े से मुख्तलिफ है। ये ज्यादा है कि हम ये देख रहे हैं कि मुझे कितनी पॉपुलेशन है, क्या इंटरेस्ट है, डाटा कैसे लेना है, कैसे अरेंज करना है, कैसे डिसाइड करना है, सारी बातें डिजाइन एंड मेथड के अंदर आएंगी। If you have an aggressive student in your class, which of the following strategy would you adopt to handle him? आपकी क्लास में एक बच्चा है और वो बड़ा अग्रेसिव है, तो आप क्या करेंगे? Put him in a highly frustrating and embarrassing situation. उसको किसी ऐसे मसले में डाल देंगे ना कि वो वहीं पे फंस ना रहे, उसको उसकी सारी फ्रस्ट्रेशन और निकल के बाहर आ जाए। पनिश हिम, उसको पकड़ के कूट देंगे आप। एक्सप्लेन हिम द हार्मफुल कंसिक्वेंसेस ऑफ एग्रेशन, उसको बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे इन चीजों का ये नुकसान है, ये आप जो कर रहे हैं इसका, इसको जो है ना ये कंसिक्वेंसेस उसके हो सकते हैं। अलाउ हिम द अपॉर्चुनिटी टू एक्ट अग्रेसिव, उसको इजाजत देंगे तोड़ दे सारे भांडे भूंडे घर दे और पा दे रोला। तो इसको हम बच्चे को कंसिक्वेंसेस बताएंगे, मेरे प्यारे बच्चे इस मसले को ऐसे हल करना है। आजकल के बच्चे नहीं सुनते। मेरा बेटा है तलहा, मतलब एक बड़ा महत छोटा अली और उससे दरमियान वाला तलहा। अब हालांकि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी गुस्सा करते हुए किसी चीज को पटखा नहीं है, तोड़ना किसी चीज, आज तक ऐसी कभी हैबिट नहीं देखा, गुस्सा आता ही कम है। अब वो छोटा, वो दरमियान वाला बच्चा, उसको जब गुस्सा आता है उठा उठा के चीजें मारता है। मैं खुद हैरान हूँ, पता नहीं कहाँ से देख लिया है, कहाँ से उसके अंदर ये चीज आ गई है कि जब उसे गुस्सा आता है तो वो फीडर दीवारों में मारता है, अपना जो है गिलास उठा के मारना नीचे जोर से, ऐसे जैसे गुस्से में मर्द करता है। मैं बड़ा इसके बारे में परेशान हूँ कि ऐसा क्यों है, पता नहीं क्या इसकी वजह है, कहाँ से इसने देखा है। तो शायद किसी कार्टून में देखा होगा, आजकल के बच्चे वो भी जो है ना वो देखते हैं। तो ये जो चीजें ना, मतलब हम उसको प्यार से बताते हैं। अच्छा ये बात याद रखने, बच्चों को बातों की समझ नहीं आती, एक्शन की आती है, लेकिन फिर भी प्यार से बताते रहा कर, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ ये मेरे प्यारे बेटे ऐसा नहीं करते, ऐसा करने से मामा नाराज हो जाएगी, बाबा फिर चीज नहीं लेके देंगे, बाबा बाहर नहीं लेके जाएंगे, मोटरसाइकिल पे नहीं बिठाएंगे। अब इस तरह जो है ना वो, नहीं मेरी बेगम बहुत चिल है, यकीन कर लें उसको, अगर वो नाराज हो जाए ना तो वो हफ्ता चुप रह लेगी। और उसको जो है ना, मतलब उसका बोलना ही मैं गनीमत समझता हूँ, जैसे बता रहा था आपको, जब कभी नाराज होती है तो वो उसके बाद जो है ना वो यकदम ही मुझे मैसेजेस के इतने आते हैं ना, सारा गुस्सा निकालती है तो सेट होती है। तो वो भी, उसके अंदर भी ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसको मैं कहूँ। खैर मोबाइल तो बच्चों से दूर रखना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इसके पंक्चुअल हो गए हैं, हैबिचुअल हो गए हैं मोबाइल के। क्या करें, अब हमने अपने काम भी करने होते हैं और बच्चों को लारा लगाते हैं, अच्छा मोबाइल पकड़ो मैं ये काम कर लूँ। अच्छा जी, एक बहुत बड़ी साइंस है बच्चों की तरबियत करना। अल्लाह ताला किसी के वालिदैन के लिए बच्चों को ना इम्तिहान का ना। A researcher wants to determine the attitude of teacher towards teaching. एक रिसर्चर है, वो एक टीचर्स का एटीट्यूड देखना चाहता है बच्चों को पढ़ाने के हवाले से। द टीम सिलेक्टेड, उसने उसके लिए 10 फीमेल टीचर को सिलेक्ट किया है और 10 मेल टीचर को सिलेक्ट किया है फ्रॉम ईच यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से, एज ए सैंपल, सैंपल के तौर पे। ये कौन सी सैंपलिंग होगी, यानी उसने किसी भी यूनिवर्सिटी से 10 मेल और 10 फीमेल उठा दी हैं, तो ये कैसी सैंपलिंग होगी, जरा बताएंगे आप।
क्या उसमें स्ट्रेटिफाइड है? उसने कहा है कि मैं इसकी ग्रुप बना रहा हूँ और फिर सब ग्रुप ले रहा हूँ? नहीं कहा। क्या उसने कहा है कि मैंने जिनको अच्छा समझा, मैंने समझा कि ये वाला बंदा जो है ना ये मेरी बात को समझेगा, इसको लें? वो भी नहीं, प्रपोजल भी नहीं हुआ। रैंडम, क्या उसने कहा है कि उस पॉपुलेशन में से रैंडमली उसने प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग? तो इसका जो है कन्वीनियंट सैंपलिंग। ठीक है। देखिए सर, प्रपोजिव सैंपलिंग वो होती है जिसके अंदर हम ये देखते हैं, हम कहते हैं कि फलां बंदा मेरी रिसर्च के लिए बेहतर है, इसको ले लो। ठीक है। यानी हम समझते हैं कि वो मेरी क्वेश्चन समझेगा, इसके लिए भी हम, तो ये प्रपोजिव, हमने ऐसी कोई बात चॉइस की नहीं की। बस कहा है 10 फीमेल ले ली, 10 मेल ले ली, इसका जो हमें मिले हमने यूनिवर्सिटी से ले लिए, जो मिले हमने ले लिए यूनिवर्सिटी से। तो ये कन्वीनियंट सैम्पलिंग होगी, जो हमें इजी लगा हमने कर ली, 10 फीमेल 10 मेल डिसाइड था हमने ले लिए। ना हमने वहां सब ग्रुप्स बनाए हैं, ना हमने वहां पे ये किया है कि कौन मेरी बात को समझ सकता है, ना मैंने रैंडम की है, तो कन्वीनियंट सैम्पलिंग होगी। देखिए ऐसी कुछ ना की वर्ड्स बताता है रैंडम सैम्पलिंग में ना, रैंडम का प्रॉपर एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। अगर वो कहता कोई से भी, ठीक है, आउट ऑफ फला ही सिलेक्टेड, यानी मैं कोई से भी कर लेता, ऐसी कोई बात करता ना, रैंडम का कोई ना कोई की वर्ड शामिल होता जिससे पता चलता कि यार उसने चुने हैं, उसने उस पॉपुलेशन में लिए हैं। अब ये नहीं कहा कि यहाँ यहाँ सिर्फ उसने बस ले लिए हैं। इरादे बहुत खतरनाक हैं मैडम नाजिया हमारे, पर जहां तक आपकी हिम्मत होगी वो, और जहां मेरी हिम्मत होगी। नहीं तो कल दिन के टाइम क्लास कर लेंगे, कल दिन में 2800 एमसीक्यूज मैंने कर दें। ठीक है। शाम को मैंने बेगम साहिबा को लेने जाना है, और फिर हो सकता है कि वहाँ एक दो काम भी हैं, एक घर की इयादत भी करनी है, तो फिर लेट भी हो सकती है। ठीक है। चले 50 कर लेते हैं। फिर कल दिन में एक क्लास, का संडे है, कोई कर ले, थोड़ा टाइम निकाल लें, फजर के बाद निकाल लें। होए होए, मैं कहता हूँ कि एमसी कुछ जल्दी से खत्म कर लें। आप लोगों ने बाद में कहना है कि सर जी ये देख लो, थोड़े 4 महीने हो गए खत्म ही नहीं हो रहे साढ़े एमसी को। प्लीज शेड, अच्छा शादी का सीजन है, दिसंबर में हो सकता है पेपर हो जाए, कहा यही जा रहा है दिसंबर एंड पे आपका पेपर हो सकता है, तो अच्छा खासा टाइम लगना है हमारा। तो 5000 एमसीक्यू हम कर लें। खैर अब 50 करते हैं, तो कल का दिन में मैंने टाइम अनाउंस कर देना है, चाहे एक बंदा भी आया मैंने शुरू कर देना है। हमने 5000 एमसीक्यू करने हैं, और आज मेरा इरादा था कि 2800 कर लेते हैं, लेकिन मैंने बहुत बोल लिया है। A group of researchers do a study where children from particular classroom are assigned a central condition। थोड़े सवाल समझने वाले हैं, कंसेप्चुअल हैं। फिर पेपर के अंदर जब कंसेप्चुअल सवाल आएंगे, तो आप लोग की परसेप्शन बन गई होगी कि सवाल को पढ़ना कैसे है, इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, तो थोड़ा सा गौर कर लें। जी मैं ना अनाउंस कर दूंगा, 10 बजे मेरी ऑनलाइन क्लास है अपनी बीएड के साथ, और उसके पहले या उसके बाद का टाइम रख लेंगे, ठीक है। अच्छा, ग्रुप ऑफ रिसर्चर डू अ स्टडी, एक आपने मतलब ग्रुप ऑफ रिसर्चर स्टडी कर रहा है, और उसके अंदर क्या करता है कि आफ्टर द स्टडी उसने देखा द रिसर्चर फाइंड दैट द स्टूडेंट इन द सेंट्रल ग्रुप आर हायर अचीवर देन दूज इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। जैसे हमारे पास दो ग्रुप होते हैं ना, एक ग्रुप हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, और दूसरा हमारा जैसे ट्रेडिशनल ग्रुप होता है पहले का। और अब जो है ना, हम ये देखते हैं कि जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, हमारे जो बच्चों ने नंबर लिए हैं ना, वो ट्रेडिशनल वाले तो ज्यादा ले रही हैं और इधर वाले तो कम लिए हैं। इसकी मिसाल देखिए, मैं इसकी मिसाल मैं दूं, मैंने रैंडम सिलेक्शन करनी थी स्कूलों की, और उनमें से मैंने एक स्कूल सिलेक्ट करके ना उसको एक खास तरीके से पढ़ाना था, और उसके बाद मैंने उसके रिजल्ट्स देखने थे कि क्या इंप्रूवमेंट आई है कि नहीं, और एक और स्कूल से उसे पुराने तरीके से पढ़ाना था। अब मैंने ट्रीटमेंट अप्लाई किया, और बाद के अंदर क्या हुआ कि जिसके ऊपर मैंने ट्रीटमेंट अप्लाई किया, जिसके ऊपर ट्रीटमेंट मैंने अप्लाई किया, वो बच्चा जो है वो क्लास उसके नंबर कम आए हैं, और जिनको मैंने ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं किया वो रूटीन से पढ़ रहे हैं, उनके नंबर ज्यादा आ गए हैं। अब ऐसी सूरत में ये होता है कि इसका मतलब है कि कोई ऐसी बाहर से चीजें आई हैं, असरअंदाज हुई हैं। ये तो ये था कि मैंने जो बच्चे ट्रेडिशनल क्लास वाले हैं वो ज्यादा लायक थे, और जिनके ऊपर मैं ट्रीटमेंट किया वो नालायक थे, जब मतलब जो भी मेरे अहम चीजें लगाने में ठीक नहीं काम हुआ। तो ये वाले जो होते हैं इसको हम सिलेक्शन इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलेक्शन एक टर्म्स है, यानी जहां हमेशा हमारा यही होता है कि जो नंबर जिनके ऊपर ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं वो बेहतर होते हैं, लेकिन ऐसी सूरत बात उलट हो जाए कि जिनके ऊपर ट्रीटमेंट अप्लाई किया उनके नंबर कम हो जाए, हमारी एक्सपेक्टेशन से चीज उलट हो जाए, अल्टरनेटिव बेहतर हो जाए, तो उस सूरत के अंदर हम सिलेक्शन इफेक्ट बोलते हैं। मैंने इसको वजाहत भी यहाँ पे कर दी है, ठीक है।
हो सकता है उनकी प्रेयर अचीवमेंट ज्यादा हो, वो मोटिवेटेड ज्यादा हो, उनके अंदर अदर करेक्टरिस्टिक्स हो। ये एक नाम है, बस एक टर्म्स है, ठीक है। ये टर्म्स हैं कि जब आप सिलेक्शन इफेक्ट, एक टर्म्स है, एक बोली जाती है कि वो जिनके ऊपर अप्लाई किया वो नहीं हुआ तो उसके मुतबादल दूसरा हो गया तो सिलेक्शन इफेक्ट बोलते हैं। व्हेन पार्टिसिपेंट इन डिफरेंट ग्रुप आर नॉट इक्विवेलेंट एट द स्टार्ट ऑफ द स्टडी। भाई हमने कंक्लूजन निकाला है ना, जब हमारा सिलेक्ट की थी, हमने ग्रुप सिलेक्ट किए हैं, वो ग्रुप जो है वो सिलेक्शन में हमारे पास गलती हो गई है कि हमने नालायक लोगों का ग्रुप सिलेक्ट कर लिया और इधर वाले लायक है, ये ज्यादा मोटिवेटेड है, ये मैंने बात की है, ये ज्यादा मोटिवेटेड है, या उनके अंदर और ज्यादा खूबियां थी जिसकी वजह से वो कामयाब हो गए हैं। जबकि जिनके ऊपर ट्रीटमेंट अप्लाई किया वो सारे निकम्मे नीले दिले थे, उनके अंदर कोई खूबियां नहीं थी, मोटिवेशन नहीं थी, पढ़ना ही नहीं चाहते थे। ठीक है, ये टर्म्स है जो समझ लेनी है आप। A group of 120 स्टूडेंट appeared एडमिशन टेस्ट। 120 लोग एडमिशन टेस्ट के अंदर अपियर होते हैं। An atom in the part objective type MCQ part had a difficulty level of less than 20, it means the atom is। तो अगर उनका डिफिकल्टी लेवल लेस देन 20 है, जरा आप मुझे बताएंगे, अगर कोई टेस्ट, कोई इजी वाले कौन बता रहे हैं, मोहम्मद बिलाल साहब जरा खुदा का खौफ करें यार। जब 20 मैंने बताया हुआ है डिफिकल्टी वैल्यू होती है 0.3, 30 से लेकर 70 तक होती है। अगर 70 से ऊपर होगा तो टेस्ट इजी होगा, 30 से कम होगा तो टेस्ट मुश्किल होगा जी। तो वेरी डिफिकल्ट होगा टेस्ट ये वाला, ठीक है, ये टेस्ट वेरी डिफिकल्ट होगा। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई सॉरी ना किया करें। ही क्लेम टू बी एन एक्सपर्ट बट ही नो ऑलमोस्ट अबाउट इट। वो क्लेम करता है कि मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ, लेकिन वो तो कुछ जानता ही नहीं है। ही क्लेम टू बी एन, वो दावा करता है कि मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ, लेकिन ही बट ही नो ऑलमोस्ट अबाउट इट, वो कुछ नहीं जानता। नथिंग, ये एक प्रोवर्ब टाइप है और एजुकेशन में बोली जाती है। एक बंदा कुछ नहीं जान, वो कहता है मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ, लेकिन उसे कुछ नहीं आता जाता। तो ये हम नथिंग इसके लिए कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। डैश आर लाइफ टाइम इंस्पायरेशन एंड स्टेटेड जनरली। वो कौन सी चीज है जो लाइफ टाइम चलती है, यानी एक बड़ी विजन के साथ आप कोई बात कर रहे होते हैं, वो क्या, वो एम्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, एम्स होते हैं जो लाइफ टाइम होते हैं, बड़े विजन के साथ, और जनरल स्टेटमेंट होती है। मेरा जिंदगी का पर्पस एक अच्छा इंसान बनना है। अब ये एक जनरल बात है, ये मेरा एम है, मुझे एजुकेशन सब्जेक्ट को आसान करना, ये मेरा एम है। ठीक है, ये बड़ी पूरी जिंदगी मेरी लग जाएगी इस चीज के ऊपर, इसका काम को करते हुए। एक जनरल स्टेटमेंट है, कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है, तो ये एम होता है। विच फील्ड ऑफ साइकोलॉजी एग्जामिन्स मिशन, जो है ना, ये गोल के करीब, बिल्कुल मिशन गोल होते हैं, वो मैंने शायद इस टॉपिक के अंदर आपको बताया ही था। यानी ये गोल्स के करीब होते हैं, और जैसे करिकुलम मैंने बताया था, ये कुछ टर्म हम कल, एम के साथ करिकुलम को जोड़ लेना, सब्जेक्ट को, कोर्स को जो है उसके साथ जोड़ लेना, गोल के साथ, और इस तरह सिलेबस को ऑब्जेक्टिव के साथ कर लेना, इस तरह करके चीजें आपस में जोड़ ली जाती हैं। विजन को एम के साथ करते हैं और मिशन को जो है वो हम करते हैं इसके गोल के साथ करते हैं। Which field of psychology examine how people thoughts, feeling and behavior are influenced by the presence of other। तो साइकोलॉजी एग्जामिन करती है कि किस तरह दूसरों की जो है फीलिंग, बिहेवियर, ये सोशल होगा। जब दूसरों की बात आ जाती है ना, तो लोगों की बात आ जाती है, उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस देखना है, तो बेसिकली वो सोशल साइकोलॉजी है कि लोगों के, यानी सोसाइटी का देख रही है ना वो, सोसाइटी सोसाइटी की बात कर रही है ना। अच्छा जी, अब आपने बताना है आखिरी सवाल है कि नहीं, लेकिन पहले देख तो ले। करिकुलम पैटर्न दैट कैन बी बिल्ट ऑन द प्रीमाइज ऑफ सीक्वेंसिंग स्पेसिफिक कोर्सेज एंड करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल एक्सपीरियंस एंड फ्लो। आप करिकुलम को, पैटर्न, पैटर्न होता है, एक डिजाइन होता है करिकुलम का। दैट कैन बी, जिसको आप ऐसे बिल्ड करते हैं, द परिमाइज ऑफ सीक्वेंसिंग, ऐसी उनके पहले से इस तरह इसकी सीक्वेंस होती है, प्रॉपर कोर्स की सीक्वेंस होती है, और हर चीज आपस में जुड़ी होती है, और क्रिटिकल एक्सपीरियंसेस के मुताबिक अरेंज होती है। तो क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, अलाउइंग कोर्स कंटेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट बेस्ड करिकुलम, कि वो कोर्स कंटेंट और डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट बेस्ड करिकुलम होता है। ब्लॉकिंग, ये ब्लॉकिंग वाले निकाल दो कि हम करिकुलम बिल्ड करने की बात कर रहे हैं, ब्लॉक की बात नहीं कर रहे। डी है अलाउइंग कोर्स कंटेंट एंड डेवलप स्पेसिफिक एरिया ऑफ, तो हम कोर्स कंटेंट बनाते हैं और स्पेसिफिक एरिया ऑफ करिकुलम। तो ये वाला ज्यादा अप्रोप्राइट होगा कि स्पेसिफिक एरिया ऑफ करिकुलम की बात कर रहे हैं, यानी स्पेसिफिक कोर्सेज, स्पेसिफिक एरिया, ठीक है।
और आपस में क्रिटिकल एक्सपीरियंसेस को देख के ये वाला थोड़ा सा हमें कोई क्लू मिलता है। बाकी ज्यादा मुझे भी इस बात की समझ कोई नहीं आई, मैं समझना चाहा ही नहीं है, करिकुलम को मैं समझना चाहता ही नहीं। जैसे होता है ना, समटाइम आप इस सब्जेक्ट को देख के डर जाते हैं, यार इस सब्जेक्ट को मैंने नहीं पढ़ना, चाहे आसान भी हो जाए मैंने नहीं पढ़ना। करिकुलम कहता हूँ, मैं कहता हूँ करिकुलम आसान भी हो जाए ना, मैंने इसके ऊपर जोर कोई नहीं लगाना। चले, आसान सा सवाल था। ठीक है जी, चलें आगे। यार रिसर्च बहुत आसान है, कमाल का सब्जेक्ट है रिसर्च। आप मैडम हुमैरा आपने एमफिल किया हुआ है? चलिए, ये अभी हमारे पास टाइम रहता है, 7 मिनट हम कर लेते हैं। अच्छा, एमफिल होता ना आपका, क्योंकि मास्टर लेवल तक हम रिसर्च पढ़ते ही कोई नहीं है, तो रिसर्च हम पढ़ते हैं एमफिल के अंदर, तभी आपको जो है ना वो ठीक है। अगर आपने एमफिल किया होता ना, तो फिर आपका ना एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है इसके अंदर, रिसर्च के अंदर। तो मास्टर वाले बंदे के लिए बिल्कुल नई चीज होती है, क्योंकि बोरिंग लगती है, मुश्किल भी लगती है, और फिर को टीचर भी ऐसा करना मिले, क्योंकि टीचर भी इस सब्जेक्ट को बड़ा मुश्किल करके पढ़ाते हैं। अच्छा, व्हाट इज द इनिशियल टास्क ऑफ करिकुलम डिजाइनर? करिकुलम डिजाइनर का इनिशियल टास्क क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल विजन। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा एजुकेशनल विजन क्या है। प्लानिंग टीचिंग स्ट्रेटजीज, आप टीचिंग स्ट्रेटजीज को प्लान कर रहे होंगे। इवेल्युएशन ऑफ करिकुलम, करिकुलम को इवेल्युएट कर रहे होंगे, इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे। आसान सी बात है, इनिशियल स्टेप जो होता है वो हम अपना आइडेंटिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल विजन की बात करेंगे, ठीक है। द टेंटेटिव, टेंटेटिव का लफ्ज आ गया है तो फौरी आपके जहन में आ जाना चाहिए, टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ सर्टेन बिहेवियर, phenomena, events that have occur or will occur if definition of a, तो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन जो होती है इसे हाइपोथेसिस बोलते हैं। जी लास्ट का मैंने बताया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल विजन, ठीक है। यानी देखिए, इनिशियल टास्क जो होता है ना, उससे सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा एजुकेशन का विजन क्या है, उसके मुताबिक हम करिकुलम को डिजाइन कर रहे होते हैं, हमें करिकुलम कैसा बनाना है, ठीक है। और यहाँ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है, वो उसी हाइपोथेसिस की डेफिनेशन है। ये टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन हाइपोथेसिस की डेफिनेशन है, कि जिसके अंदर हम एक टेंटेटिव सोल्यूशन देते हैं कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा। Which type of research would be most likely to have a section entitled design? कौन सी रिसर्च है जिसके अंदर ना एक सेक्शन होता है प्रॉपर रिसर्च डिजाइन का बात करते हैं? ये कौन सी रिसर्च है? हम कहते हैं कि इसका डिजाइन क्या है, बड़ी आसान सी रिसर्च है। हम उसके साथ, यानी टर्म डिजाइन उसके साथ खास है, हम कहते हैं कि फला रिसर्च डिजाइन। जी, जी बिल्कुल, बिलाल साहब ठीक समझे हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन क्या है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के अंदर यानी एक टर्म, अब ये कभी हमने सर्वे रिसर्च डिजाइन, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन, ये कोई टर्म स्पेसिफिकली या टाइटल नहीं है उसके साथ बोलने के लिए, हम कह तो चाहे लें, लेकिन एक्सपेरिमेंटल के साथ तो ये आती है डिजाइन, ठीक है। Who has the most responsibility in ensuring the ethical treatment of subject in a research study? जब आप रिसर्च कर रहे हो तो एथिक्स का ख्याल रखना चाहिए, यानी एथिकल वैल्यूज का ख्याल रखना चाहिए। ये सबसे बड़ी ड्यूटी किसकी है? क्या ये रिसर्चर की ड्यूटी है कि वो एथिक्स का ख्याल रखे, या उस इदारे की ड्यूटी है कि एथिक्स का ख्याल रखे? पार्टिसिपेंट जो डाटा दे रहे हैं उनकी ड्यूटी है कि एथिक्स का ख्याल रखे, या रिसर्चर ऑर्गेनाइज जो रिसर्चर की ऑर्गेनाइजेशन है उनका है कि वो ख्याल रखे? तो जी ये ना रिसर्चर जो है उसकी ड्यूटी है, रिसर्च करने वाले की ड्यूटी है कि वो ऐसा क्वेश्चनर बनाए, ऐसी चीजें बनाए, ऐसे नॉर्म वैल्यू सेट करें ताकि वो जो एथिकल के ऊपर पूरा उतरे, ठीक है। Which of the following research components is not likely to appear in the introduction section of a research plan? जब आप रिसर्च का प्लान बना रहे होते हैं तो कौन सी चीज उसके अंदर शामिल नहीं होती? पार्टिसिपेंट शामिल नहीं होते, वो तो हम कर देते हैं प्लानिंग में कि हम कौन बंदे हैं, क्या कर रहे हैं। टॉपिक स्टेटमेंट क्या होगी वो भी आता है। हाइपोथेसिस भी आप पहले चैप्टर में ही देते हैं, इंट्रोडक्शन में ही देते हैं। लिटरेचर रिव्यू नहीं होता, लिटरेचर रिव्यू का अलग चैप्टर है, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू पहले चैप्टर के अंदर, यानी जो शुरू के अंदर इंट्रोडक्शन सेक्शन जो होता है हमारा, कौन सा इंट्रोडक्शन, रिसर्च का पहला चैप्टर, एमफिल थीसिस का पहला चैप्टर जो है, जिसको हम इंट्रोडक्शन बोलते हैं, उस चैप्टर के अंदर हम जो है वो इसकी बात नहीं, लिटरेचर रिव्यू का, लिटरेचर रिव्यू का अलग से चैप्टर होता है, दूसरा चैप्टर होता है हमारा। अब periodical periodic periodical evaluation of an employee if done through, जब आप किसी एम्प्लॉयज की periodically जो इवेल्युएशन कर रहे होते हैं, इवेल्युएशन से मतलब क्या है कि इसको चेक कर रहे हैं, और चेक कैसे कर रहे हैं? गाहे बगाहे चेक कर। जॉब रोटेशन तो सर क्या होती है? जॉब रोटेशन तो वो होती है जब आप उसे एक जॉब से दूसरी जॉब पे मूव करते हैं। मैं एवेल्युएशन की बात कर रहा हूँ सर,
periodical evaluation of an employee is done through, तो हम उसकी periodical evaluation कर रहे हैं, तो बेसिकली परफॉर्मेंस को अप्रेजल कर रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, उसकी परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं, बार बार उसकी परफॉर्मेंस को हम देख रहे हैं, बार बार आज देखी कुछ अर्से के बाद, ये अप्रेजल होता है, अप्रेजल चेक करना, असेसमेंट करना। तो परफॉर्म जॉब रोटेशन होता है कि जब मूवमेंट ऑफ फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर पोस्ट हो, रिफ्रेशर कोर्स, वर्क गाइड, वो और चीजें हैं, ठीक है। At which stage of Jean Piaget theory child start thinking logically about concrete object and events? इस स्टेज के अंदर जो जान प्याजे है वो कंक्रीट सोचता है, जी कंक्रीट है, लॉजिकली सोचता है, वो कंक्रीट स्टेज के अंदर सोचता है। इफ अ टेस्ट मेजर अ सिंगल कंस्ट्रक्ट, देन अगर टेस्ट जो है ना सिर्फ एक चीज को मेजर कर, सिंगल कंस्ट्रक्ट है, तो क्या होगा? आइटम शुड कोरिलेट विद द टोटल स्कोर, आइटम जो है वो अपने टोटल स्कोर के साथ कोरिलेट करेगा। द टेस्ट शुडंट कोरिलेट विद अदर मेजर ऑफ द सेम कंस्ट्रक्ट, टेस्ट जो है दूसरे कोरिलेशन के साथ जो है वो नहीं होगा, कोरिलेट नहीं करेगा। देयर मस्ट बी अ रिलायबल अल्टरनेटिव फॉर्म, उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म होनी चाहिए। सिंगल कंस्ट्रक्ट मतलब एक सिंगल एजेंडा होना, एक सिर्फ एक चीज को मेजर करना, एक ही टेस्ट। अब जिससे होता है ना टेस्ट रीटेस्ट, एक टेस्ट लिया फिर बाद में दूसरा टेस्ट लिया, इस तरह की बात नहीं है, बस आपने एक टेस्ट लिया है, ठीक है, सिंगल कंस्ट्रक्ट, एक टेस्ट आपने किसी से लिया है, तो उसको मेजर करना है, तो क्या आइटम शुड कोरिलेट विद द टोटल स्कोर, आइटम के जो है वो आइटम शुड कोरिलेट, आइटम जो है वो टोटल स्कोर से कोरिलेट कर रहे हो, टेस्ट शुड कोरिलेट। अब ये कोरिलेट ना कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, हमारे पास टेस्ट का अल्टरनेटिव होना चाहिए, ये बात भी कहीं पे नहीं है, तो इसका आंसर ए है कि वो कोरिलेट करे विद द टोटल स्कोर, जो टोटल स्कोर उसके हैं उसके साथ कोरिलेट करे। इसकी वजाहत भी शायद की है, नहीं की, फिर तो में दर्द हो रहा है। अच्छा जी, विच फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टीवन फोर लेवल ऑफ मेजरमेंट, ये फोर नहीं है, हाँ फोर ही है, कौन से तरतीब इसके अंदर ठीक है जी? नॉमिनल, आइडियल, इंटरवल, रेशो। चलिए आखिरी सवाल, मेरी गर्दन में तो क्या हो गया। व्हाट वुड हैपन अदर थिंग्स इक्वल टू अ कॉन्फिडेंस इंटरवल इफ यू कलेक्टेड, ये सवाल की आपको समझ नहीं आनी, ये अभी आप जो है ना रहने देंगे, इसकी मैं आपको ना प्रॉपर मिसालें देकर समझाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये आपकी समझ में अभी नहीं आना, कल इसको फार्मूले समेत बता दूँ, ठीक है जी। हमारे 59 की लंबा सवाल है ये वाला ना। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कल मैं कोई देखता हूँ क्लास का टाइम।